हेलो बच्चों, आज कक्षा 12 में इतिहास विषय में हम पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं। ये चैप्टर बहुत पुराना है। आप छठी क्लास से इस चैप्टर को पढ़ते चले आ रहे हैं। इसके विषय में जानकारी मिलती चली आ रही है, लेकिन थोड़ा सा विस्तार से इस पाठ को हम अभी बताएंगे, तो ध्यान से सुनेंगे। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 में ईंट, मनके तथा अस्थियाँ, हड़प्पा सभ्यता, ब्रिक बीड्स एंड बोन्स, हड़प्पा सिविलाइजेशंस, पहला चैप्टर है ये। इसमें ऐतिहासिक घटनाएं, हड़प्पा की खोज कहानी, हड़प्पा सभ्यता का काल, प्रमुख केंद्र, सिंधु घाटी की सभ्यता, इतिहास के जानने के कौन से स्रोत हैं, सिंधु सभ्यता के निर्माता और निवासी कौन थे, इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बताते हैं हड़प्पा की खोज की कहानी। इस सभ्यता में जो क्षेत्र है, आज का ये जो क्षेत्र है, अब ये क्षेत्र पहले हिंदुस्तान में था, अब हिंदुस्तान में नहीं है। इसका कुछ क्षेत्र अब पाकिस्तान में भी है। तो हड़प्पा की खोज इस विषय पर बता रहे हैं। इस सभ्यता का उदय ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में भारत के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स ने पंजाब के मांटगोमरी जिले के हड़प्पा आधुनिक पाकिस्तान नामक स्थान पर उत्खनन को प्रारंभ करके वहाँ एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष खोज निकाले। अगले ही वर्ष 1922 में रखालदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लड़काना जिले में मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर कुछ प्राचीन अवशेषों को ढूंढ निकाला। दोनों स्थानों से मिली मोहरें, ठप्पे, लिखित लिपि, कलाकृति एक जैसी थी। विद्वानों ने इसे सिंधु सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता के नाम दिया, क्योंकि प्रारंभ में अनेक बस्तियां सिंधु घाटी और उनकी सहायक नदियों के मैदानों में पाई गई थी, किंतु बाद के वर्षों में अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो गया कि यह सभ्यता केवल सिंधु घाटी की सीमाओं तक ही सीमित नहीं, बल्कि राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी पंजाब, गुजरात जैसे क्षेत्रों तक फैली हुई थी। अतः विद्वानों ने सभ्यता के सबसे पहले ज्ञात हड़प्पा के आधार पर इसका नामकरण हड़प्पा सभ्यता रखा। सभ्यता का काल। सर्वप्रथम इस सभ्यता का काल निर्धारण मुख्यतः रूप से मेसोपोटामिया, उर और किश नामक स्थानों से प्राप्त हड़प्पा मुद्राओं के आधार पर किया गया था। इस आधार पर मार्शल के विचारानुसार यह सभ्यता 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व तक फूलती रही। व्हील ने हड़प्पा सभ्यता का निर्माण काल 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व आंकलन किया। कालांतर में काल निर्धारण की रेडियो कार्बन विधि का आविष्कार होने से इस सभ्यता का काल निर्धारण इस प्रकार से किया गया है कि पूर्व हड़प्पा चरण अथवा प्रारंभिक हड़प्पा का काल लगभग 3500 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व तक रहा। परिपक्व अथवा पूर्ण विकसित हड़प्पा काल 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक रहा। उत्तर हड़प्पा काल लगभग 1900 ईस्वी से 1300 ईस्वी पूर्व तक रहा। तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता ईस्वी सन के प्रारंभ होने से लगभग 3000 वर्ष पुरानी सभ्यता है, अर्थात आज से लगभग 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। विद्वान इतिहासकारों का विचार संभवतः आरंभिक हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के मध्यक्रम भंग था, क्योंकि इस क्षेत्र के परिपक्व अथवा विकसित हड़प्पा सभ्यता से पहले अनेक संस्कृतियों के अस्तित्व में होने के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। इन संस्कृतियों की अपनी विशेष मृदभांड शैली, कृषि, पशुपालन, कृषि, शिल्पकारी और संस्कृतियों के प्रमुख व्यवसाय थे। इन संस्कृतियों में बड़े आकार की संरचना का अभाव था और सामान्य रूप से इनकी बस्तियां छोटी छोटी होती थी। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर संस्कृतियों में कुछ स्थलों को जला दिया गया है और कुछ का परित्याग कर दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार और प्रमुख केंद्र, इसके विषय में बताते हैं कि इसका प्रमुख केंद्र
क्या था? हड़प्पा सभ्यता एक विस्तृत सभ्यता थी। इसमें पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी शामिल थे। इस तरह इसका विस्तार उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक था। यह संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुज के आकार का है और इसका क्षेत्रफल लगभग 12,50,000 वर्ग किलोमीटर है। इस तरह इस सभ्यता का कुल भौगोलिक क्षेत्र मिस्र की सभ्यता के क्षेत्र से 20 गुना और मिस्र तथा मेसोपोटामिया दोनों सभ्यताओं के सम्मिलित क्षेत्र से 12 गुना बड़ा है। सन 1947 में भारत विभाजन के समय तक हड़प्पा सभ्यता का केवल 40 बस्तियों का ही पता लग पाया था, किंतु आज इस सभ्यता के संबंधित लगभग 1400 बस्तियों का पता लगाया जा चुका है। इसमें से लगभग 925 बस्तियां भारत में और शेष पाकिस्तान में हैं। इन बस्तियों में 40 बस्तियां सिंधु और उनकी सहायक नदियों के क्षेत्र में, 1100 अर्थात 80% बस्तियां सिंधु और गंगा के मैदान में, जहां कभी सरस्वती नदी बहती थी तो आज लुप्त हो गई है, तथा लगभग 250 बस्तियां भारत में सरस्वती नदी प्रणाली के क्षेत्र में मिली हैं। इनमें से कुछ गुजरात और कुछ महाराष्ट्र में हैं। इस प्रकार का सभ्यता का विस्तार क्षेत्र देखते हुए यह कहा जा सकता है कि ईस्वी पूर्व 3000 से 2000 के काल में संपूर्ण विश्व में किसी भी सभ्यता का क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता से बड़ा नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के अब तक के उपलब्ध क्षेत्रों में से कुछ आरंभिक अवस्थाएं हैं, कुछ परिपक्व अवस्थाएं भी हैं। उल्लेखनीय है कि परिपक्व अवस्था वाले नगरों की संख्या सीमित है और इनमें से केवल कुछ को ही नगर कहा जा सकता है। इसमें से दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर थे। पहला पंजाब में हड़प्पा और दूसरा सिंध में मोहनजोदड़ो। मृतकों अथवा प्रेतों का टीला दोनों ही नगर वर्तमान में आधुनिक पाकिस्तान में हैं। दोनों एक दूसरे से 483 किलोमीटर दूर हैं, सिंधु नदी द्वारा जुड़े हुए थे। हड़प्पा पश्चिमी पंजाब में मानकुमरी जिले में रावी नदी के किनारे पर स्थित था। इसके आकार तथा यहाँ उपलब्ध वस्तुओं की विविधता के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि यह नगर विस्तृत सिंधु सभ्यता के उत्तरी भाग राजधानी रहा होगा। हड़प्पा कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों के मध्य से स्थित था जो मध्य एशिया, अफगानिस्तान, जम्मू से जोड़ते थे। सिंधु नदी घाटी के तट पर बसे सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है। इस नगर की खुदाई में मिट्टी की 7 परतें मिली हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि नगर 7 बार उजड़ा और बसा होगा। ऐसा लगता है कि लोग वहाँ लंबे समय तक रहें और एक ही जगह पर मकानों का निर्माण और पुनर्निर्माण करते रहे। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना, गृह निर्माण, मुद्रा, मोहरें आदि विषयों की अधिकांश जानकारी मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती हैं, इनके अवशेषों से प्राप्त होती हैं। इतिहासकारों के अनुसार मोहनजोदड़ो एक बड़ा व्यापारिक केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय नगर और हड़प्पा सभ्यता के दक्षिण प्रदेश की राजधानी था। चोहंदड़ो यानी सिंध में मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण में, ग्वाटिवाला लोथल गुजरात में, धोलावीरा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित और कालीबंगन उत्तरी राजस्थान में, बनावली हरियाणा के भी हिसार जिले में, राखीगढ़ी, सूतकाडेडोर, सुरकोतका और रंगपुर, कोटदीजी आदि इस सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण नगर हैं। इनमें से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चोहंदड़ो, लोथल, कालीबंगन और बनावली में परिपक्व और उन्नत हड़प्पा संस्कृति के दर्शन होते हैं। कालीबंगन और बनावली में हड़प्पा पूर्व हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियां अवस्थाओं को देखा जा सकता है। इन दोनों स्थलों में उपलब्ध कच्ची ईंटों के चबूतरे, सड़कों और मोरियों के अवशेष हड़प्पा कालीन
सूतकोडोर तथा सुरकोतका के समुद्र तटीय नगरों में हड़प्पा संस्कृति की परिपक्व अवस्था देखने को मिलती है। इन दोनों स्थानों में एक एक नगर दुर्ग होने का भी साक्ष्य मिलता है। धौलीवीरा में हड़प्पा संस्कृति की तीनों अवस्थाओं को देखा गया है। यहाँ से भी एक किले के अवशेष मिले हैं। हरियाणा में घग्गर नदी स्थित राखीगढ़ी में भी इस संस्कृति की तीनों अवस्थाएं मिली हैं। तो इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति के विस्तार क्षेत्र था। सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास के जानने के अन्य स्रोत हैं। दुर्भाग्य से सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जानने के लिए स्रोतों का अत्यधिक अभाव है। मुद्राओं पर अंकित शब्दों के अलावा कोई अन्य लिखित सामग्री जो सिंधु सभ्यता पर प्रकाश डाल सकती है उपलब्ध नहीं है, और मुद्राओं पर लिखित भाषा को भी अनवरत प्रयत्नों के उपरांत भी अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ऐसी विषम स्थिति में हमें सिंधु सभ्यता के विषय में जानने के लिए पूर्ण रूप से उत्खनन के द्वारा निकले नगर, मकान, पत्थर, प्रसाधन सामग्री, कंकाल, बर्तन, मुद्राओं आदि मूल सामग्री पर ही निर्भर होना पड़ सकता है और होना पड़ता है। सिंधु सभ्यता के निर्माता एवं निवासी किस प्रकार के थे? सिंधु सभ्यता के निर्माता और निवासी कौन थे? ये एक अत्यंत विवादास्पद विषय है। सिंधु सभ्यता के निर्माता भारतीय अर्थात स्थानीय ही थे अथवा विदेशी थे, यह भी निर्धारण करना भी एक दुरूह कार्य है। सिंधु घाटी से प्राप्त कंकालों से आर्य, अग्नेय, भूमध्यरीय, सागरीय, द्रवणी, किरात किसी का भी यहाँ बसना प्रमाणित हो सकता है। अद्यतन शोध कार्यों से परिणाम स्वरूप प्राप्त राज्यों के आधार पर सुविज्ञ पुरातत्ववेताओं ने 4 प्रकार की संस्कृति के विषय में बताया है। वो पहली मेसोपोटामिया की संस्कृति की देन। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिक संस्कृति की देन थी। इस मत का समर्थन करने वालों में प्रमुख विद्वान गॉर्डन तथा व्हीलर हैं, किंतु इस मत को पूर्णतः स्वीकार करने में अनेक समस्याएं आती हैं। मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता की संस्कृति में अनेक आधारभूत भिन्नताओं के साथ दोनों ही लिपियों में भारी विषमता भी देखने को मिलती है। बलूची संस्कृति की देन। इस मत के प्रतिपादकों में प्रमुख फेयर सर्विस है। निश्चित एवं अकाट्य प्रमाणों के अभाव में इस मत को स्वीकार करने में भी अनेक समस्याएं आती हैं। भारतीय संस्कृति। अमलानंद घोष का विचार है कि यह अधिक तर्कसंगत है कि विदेशियों ने ही नहीं वरन भारतीयों ने ही जो अधिक क्रियाशील हैं सिंधु सभ्यता का निर्माण किया था। इनके पश्चात प्रोफेसर राव के अनुसार सभ्यता का विकास सिंधु की स्थानीय संस्कृतियों द्वारा धीरे धीरे हुआ। उनके अनुसार सिंधु सभ्यता का उद्भव सौती संस्कृति से प्रतीत होती है। यद्यपि अधिकांश विद्वान इस मत को स्वीकार करने लगे हैं, किंतु उल्लेखनीय है कि सौथी एवं सिंधु सभ्यता में पर्याप्त सांस्कृतिक विषमताएं हैं। आर्य संस्कृति की देन। कुछ इतिहासकारों जिनमें लक्ष्मण स्वरूप, पुरवालकर और रामचंद्रन प्रमुख हैं का विचार है कि सिंधु सभ्यता आर्य की ही सभ्यता तथा आर्य ही इस सभ्यता के जनक थे। अपने मत के समर्थन में वे आर्य और सिंधु सभ्यता में समानताओं का उल्लेख करते हैं और उदाहरण नारियों के आभूषणों, वेशभूषा, श्रृंगार, भोजन आदि की समानता, किंतु उपर्युक्त समानताओं के होते हुए भी सिंधु सभ्यता को आर्य की सभ्यता स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों में समानता की तुलना में विषमताएं अधिक हैं। उपर्युक्त विषमताओं के कारण इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। सिंधु सभ्यता के
उपलब्ध मानव कंकालों से प्रतीत होता है कि यहाँ पर विभिन्न प्रजातियों के लोग रहते थे। आर्यों के आगमन से पूर्व भी यहाँ निवासियों में विभिन्न प्रजातियों के संपर्क में प्रभावित होकर एक नवीन विकसित सभ्यता का विकास कर लिया था। मार्शल का विचार है कि यह सभ्यता उच्च कोटि की तो थी, लेकिन आर्यों के सर्वथा भिन्न थी, उनकी संस्कृति से भिन्न थी। सभ्यता की विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोदका, धोलावीरा आदि स्थलों पर की गई व्यापक खुदाइयों के आधार पर इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। नगर योजना संरचनाएं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक अनूठा पहलू शहरी अथवा नगरों की विकास था। नगरों की स्थापना वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित ढंग से की गई थी। नगरों की संरचना और बनावट असाधारण प्रकार की एक रूपता थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगन की नगर योजना में अनेक समानताएं हैं। नगर सभ्यता के सर्वाधिक प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल मोहनजोदड़ो की नगर योजना के अध्ययन से अन्य नगरों की योजना को भी भली भांति समझा जा सकता है। मोहनजोदड़ो एक सुनिश्चित शहरी केंद्र था। एक 125 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला मोहनजोदड़ो का एक विशाल शहर था। यह शहर दो भागों में बटा हुआ था। शहर के पश्चिम में एक दुर्ग था, किला था, और पूर्व में नीचे एक नगर बसा हुआ था। दुर्ग संरचनाएं कच्ची ईंटों के ऊंचे चबूतरे से बनाई गई थीं। इनमें से बड़े बड़े भवन थे, संभवतः प्रशासनिक और धार्मिक केंद्रों के रूप में कार्य करते थे। दुर्ग के चारों तरफ ईंटों की दीवार थी। दुर्ग को निचले शहर से अलग करती थी। दुर्ग में शासक और शासन वर्ग के संबंधित लोग रहते थे। निचले स्तर का क्षेत्र दुर्ग की अपेक्षाएं अधिक बड़ा था। इसमें रिहायशी क्षेत्र होते थे, सामान्य जन अर्थात शिल्पी आदि रहते थे। निचले स्तर के चारों तरफ भी दीवार बनाई गई थी। निचले शहर में अनेक भवनों के ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था। ऊंचे चबूतरे भवनों के आधार का निर्माण करते थे। चबूतरों के निर्माण के लिए विशाल संख्या में श्रमिकों को काम पर लगाया जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नियोजन किया गया और फिर योजना अनुसार उसे क्रियान्वित किया गया था। चबूतरों के यथास्थान निर्माण के बाद संपूर्ण भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर ही निश्चित क्षेत्र तक सीमित हो गया था। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से स्पष्ट होता है कि नगर में प्रवेश के लिए परकोटे अर्थात बाहरी चार दीवारी के बड़े बड़े प्रवेश द्वार बनाए गए थे। नगर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में प्रवेश के लिए आंतरिक चार दीवारी प्रवेश द्वार होते थे और नगर में अलग अलग दिशाओं में ऊंची दीवारों से घिरे कई सेक्टर भी हुआ करते थे। इस समय यहाँ पर सड़कें और नालियाँ, दुर्ग, सार्वजनिक भवन और एक विशाल स्नानागार भी यहाँ पर मिला। माल गोदाम, दुर्ग, अनेक जलाशय, कुएं, स्तंभ, हॉल, स्तूप क्षेत्र, विशाल आंगन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हुई। विशाल स्नानागार के विषय में बताते हैं। यहाँ विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन स्नानागार है, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। उत्तम कोटि की पक्की ईंटों से बना स्नानागार स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। डॉक्टर R.K. मुखर्जी के शब्दों में विशाल स्नानागार का निर्माण सिंधु सभ्यता के लोगों की अभियांत्रिकी प्रतिभा का परिचायक है। जलाशय 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा है। इसके दोनों किनारों पर अर्थात उत्तरी और दक्षिण भाग में तल तक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना है। इसके तीनों तरफ कमरे बने हुए हैं। इसमें से एक बड़ा कुआं था और जलाशय से पानी आता था। जलाशय का पानी निकालने के लिए एक ढलवा नाली थी। उसके ऊपर से एक गली से दूसरी तरफ अपेक्षाकृत छोटी संरचना में 8 स्नानागार थे। प्रत्येक स्नानागार से नालियां गलियारे तक साथ साथ बने एक नाले में मिलती थी और पास ही एक जीना था जिससे ऊपर की मंजिल तक जाया जा सकता था। इस संरचना के अनोखेपन तथा दुर्ग
क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ उनके मिलने से ऐसा लगता था कि इनका प्रयोग धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए किया जाता हो। आज भी भारतीय जनजीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। विशाल अन्नागार, जहाँ पर भंडारण होता था। मोहनजोदड़ो के दुर्ग के टीले में एक विशाल अन्नागार तथा माल गोदाम मिला है। ईंटों से बने इसमें केवल निचले भाग शेष हैं। ऊपरी भाग जो संभवतः लकड़ी से बनाए गए थे बहुत पहले नष्ट हो गए थे। इसमें ईंटों से बने 27 खंड ब्लॉक्स यानी जिनमें प्रकाश के लिए आड़े तिरछे रोशनदान बने हुए थे। ऐसा एक विशाल स्नानागार हड़प्पा में भी मिला है। इसमें चबूतरों पर बने अन्न भंडारों की 2 कतारें थीं तथा प्रत्येक कतार में 6 अन्न भंडार थे। अन्न भंडार के दक्षिण के ईंटों गोल चबूतरों की कई कतारें थीं। इन गोलाकार चबूतरों में से एक चबूतरे के मध्य भाग में एक बड़ी ओखली का बना निशान मिला है। विशाल भवन, मोहनजोदड़ो के दुर्ग क्षेत्र में विशाल भवन स्नानागार की एक तरफ एक लंबा भवन 230 गुणा 78 फुट चौड़ा मिला है। इतिहासकारों के मतानुसार यह भवन किसी बड़े उच्चाधिकारी का निवास स्थान रहा होगा। इसमें 33 वर्ग फुट का खुला आंगन जिस पर 3 बरामदे खुलते थे। महत्वपूर्ण भवनों से एक सभा कक्ष भी था जिसमें 5-5 ईंटों की ऊंचाई की 4 चबूतरे की पंक्तियां थीं। ये ऊंचे चबूतरे ईंटों के बने थे। उन पर लकड़ी के खंभों को खड़ा किया गया था। इनके पश्चिम की ओर कमरों में एक कतार से एक पुरुष की प्रतिमा बैठी हुई मुद्रा में पाई गई है। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी की सभ्यता फली फूली थी। इस समय माप तोल का भी अपना एक तरीका था। बट्टे और पैमाने, हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों की खुदाइयों से विशाल संख्या में तोलने के लिए बट्टे तथा माप पैमाने मिले हैं। बट्टों में छोटे तथा बड़े दोनों प्रकार के बट्टे शामिल हैं। कुछ बट्टे इतने छोटे हैं कि उनका प्रयोग संभवतः सुनारों द्वारा किया जाता होगा और बट्टे आकार में गोलाकार तथा घनाकार होते थे। चमक की पत्थर, चूना पत्थर, सैलकड़ी आदि से भी बनाए जाते थे। बट्टों के निचले मानदंड द्विआधारी होते थे, अर्थात बट्टे की एक श्रृंखला में जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 4, 8, 16, 32, 64 आदि क्रम से बढ़ते जाते थे, किंतु ऊपरी मानदंड में दशमलव प्रणाली का अनुसरण किया जाता था। धातु से बने तराजू के पलड़े भी उपलब्ध हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग मापना भी जानते थे, इससे पता लगता है। मूर्तिकला, हड़प्पा सभ्यता के लोग मूर्ति निर्माण की कला में प्रवीण थे। वे मिट्टी, पत्थर तथा विभिन्न धातुओं से सुंदर एवं कलात्मक मूर्तियों का निर्माण करते थे। सभ्यता के विभिन्न स्थलों में अनेक मूर्तियां मिली हैं, जिसमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी आवाक्ष मूर्ति और हड़प्पा से मिली 2 छोटी मूर्तियों विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। कांस्य मूर्तियां अपेक्षाकृत बहुत कम मिली हैं। इनमें से सर्वाधिक हैं मोहनजोदड़ो से मिली एक नर्तकी की मूर्ति। विद्वान इतिहासकारों के मतानुसार यह मूर्ति हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सर्वाधिक प्रसिद्ध कलाकृति है और मोहनजोदड़ो से मिली दाढ़ी वाले सिर की प्रशस्त प्रतिमा हड़प्पा सभ्यता की सुप्रसिद्ध कलाकृति रही है। मूर्ति विचारमग्न है, मुद्रा में है। कुछ विद्वान इसे पुजारी की अर्ध प्रतिमा मानते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में पाई गई 2 पुरुषों की अर्ध मूर्तियां भी इस काल की अनुपम कलाकृतियों में से एक हैं। इनमें से एक लाख बलुई पत्थर की हैं, एक लाख बलुई पत्थर की है और दूसरी घूसर पत्थर की बनी हुई है। छोटी छोटी कांस्य प्रतिमाओं से पशुओं की मुद्राओं को सुंदर रूप में प्रस्तुत किया गया है। खिलौने के रूप में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिली कांसे की 2 गाड़ियाँ उल्लेखनीय हैं। कुबड़दार और कुबड़ रहित सांडों तथा स्त्री पुरुषों की पकी मिट्टी की अनेक मूर्तियां मिली हैं। इनमें पुरुष मूर्तियों की अपेक्षा स्त्री मूर्तियों की संख्या अधिक है। चित्रकला की दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता के लोग चित्रकला से विशेष लगाव रखते थे।
वे मिट्टी के मटकों, घड़ों, कटोरियों, प्लेटों आदि पर सुंदर चित्रकारी करते थे। हड़प्पाकालीन मृद भांड तथा सामान्य रूप से वृत्त तथा वृक्षों की आकृतियाँ मिलती हैं। कुछ पर मनुष्यों की आकृतियाँ भी दिखाई देती हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग विभिन्न रंगों से पशु, पक्षी, वृक्ष, बेल, वृत्त, चतुर्भुज, त्रिभुज आदि के चित्र भी बनाते थे। इस समय कुछ मोहर और उन का मुद्रांकन का पता भी लगता है। हड़प्पा सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृति उनकी मोहरें हैं। मोहरों तथा मुद्रांकनों के प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है। सामान से भरे थैले अथवा बोरे मुंह को बांध कर अथवा सिलकर उस पर गीली मिट्टी लगा दी जाती थी। तत्पश्चात उसे एक अथवा अधिक मोहरों से दबा दिया जाता था, जिससे मिट्टी पर मोहरों की छाप पड़ जाती थी। मुद्रांकन की असूक्ष्मता सामान की सुरक्षा का प्रतीक थी। इसमें प्रेषक की पहचान का भी पता चलता है। संभवतः धार्मिक प्रयोजनों के लिए भी मोहरों का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता के विभिन्न पुरास्थलों से 2000 से भी अधिक मोहरें मिली हैं। मोहरें सामान्य रूप से चौकोर होती थी तथा सैलकड़ी की बनी होती थी, किंतु कुछ गोल मोहरें भी मिली हैं। अधिकांश मोहरें पर लघु लेखों के साथ साथ एक सिंगी पशु, भैंस, बाघ, बकरी और हाथी की कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं। कुछ मोहरों पर मानव और अर्धमानव आकृतियाँ बनी हैं। कुछ पर ज्यामिति से संबंधित विभिन्न नमूने भी बनाए गए हैं। लेखन कला एक रहस्यमय लिपि है इस समय की। हड़प्पा सभ्यता के लोग लेखन कला से परिचित थे। मुद्राओं और ताम्र पट्टियों, मिट्टी तथा लघु पट्टिकाओं, कुल्हाड़ियों, मृद भांडों, आभूषणों, अस्थि छड़ों और प्राचीन सूचना पट पर हड़प्पाई लिपि के अनेक नमूने मिलते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश अभी तक इस लिपि को पढ़ने की सफलता नहीं मिली है। कुछ विद्वान इसका संबंध द्रविड़ तथा आद्य द्रविड़ भाषा से जोड़ते हैं, तो कुछ संस्कृत से, तो कुछ सुमेरी भाषा से भी जोड़ते हैं, किंतु अभी तक यह लिपि का एक रहस्य बनी हुई है। अधिकांश लेख मुद्राओं पर पाए गए हैं। इनमें से अधिकांश बहुत छोटे, केवल कुछ अक्षरों के हैं, तो कुछ में केवल एक ही संकेत चिन्ह है। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। प्राचीन मिस्र की लिपियों जैसी अन्य विस्मृत लिपियों को दोबारा पढ़ना इसलिए संभव हो सका क्योंकि विस्मृत लिपि में लिखित कुछ लेख बाद में एक परिचित लिपि में पाए गए थे। इस परिचित लिपि के कुछ अक्षर विस्मृत लिपि के अक्षरों से मिलते जुलते थे। हड़प्पा में इस प्रकार के कोई द्विभाषीय लेख अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। आज बस इतना ही। आने वाली वेला पर इसका शेष कार्य कराएंगे, जिसमें हम सामाजिक जीवन, वस्त्र और आभूषण, नारी की दशा, मनोरंजन के साधन, सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का अस्तित्व और समाधान और धार्मिक जीवन से संबंधित घटनाक्रम का जिक्र करेंगे। इसको आप पढ़ें, इससे संबंधित कुछ प्रश्न ढूंढें और प्रश्न अपनी कॉपी में लिखें। आज बस इतना ही। धन्यवाद।